नमस्कार। आज हम मानव शरीर की जटिल दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास कुछ डिप्लोमा लेवल की स्टडी मटेरियल है जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मतलब शरीर की बनावट और उसके काम करने के तरीके की बुनियादी बातें बताती हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस कॉम्प्लेक्स मशीन को थोड़ा आसान करके समझें। सही। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। हाँ, पर असल में ये हमारे अपने शरीर की कहानी है। एनाटॉमी वो तो जैसे शरीर का नक्शा हो गया, कौन सी चीज कहाँ है। और फिजियोलॉजी समझाती है कि ये सब हिस्से मिलकर जिंदा रहने का, काम करने का कमाल कैसे करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है, मतलब सबसे छोटे लेवल से? हाँ बिल्कुल, कहानी शुरू होती है बहुत ही छोटे रासायनिक स्तर से। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे पानी H2O या प्रोटीन्स। अच्छा। ते मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई, कोशिकाएं, मतलब सेल्स। सोचिए अरबों खरबों सेल्स हैं हमारे अंदर, छोटी छोटी फैक्ट्रीज। और फिर ये फैक्ट्रियां मिलकर कुछ बड़ा बनाती होंगी? बिल्कुल, एक जैसी सेल्स मिलकर बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यू, जैसे मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। जी। फिर अलग अलग तरह के टिश्यू एक साथ आकर बनाते हैं अंग, जैसे दिल या लिवर या पेट। और फिर कई अंग एक साथ मिलकर एक पूरा सिस्टम चलाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जी। या रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा। और ये सारे सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं पूरा जीव, मतलब हम और आप। ये एक पिरामिड जैसा है, छोटे से शुरू होकर बड़े तक जाता है। पर ये लेवल समझना जरूरी क्यों है? मतलब सेल लेवल पे क्या हो रहा है, ये आमतौर पर जानना क्यों अहम है? देखिए, बात यह है कि जब शरीर में कुछ गड़बड़ होती है, कोई बीमारी आती है, वो अक्सर इन्हीं किसी लेवल पर शुरू होती है। कभी सेल्स ठीक से काम नहीं करती, कभी कोई टिश्यू डैमेज होता है, कभी अंग में प्रॉब्लम आती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को समझे बिना बीमारी की जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। अच्छा, अब शरीर के बड़े हिस्सों पर आते हैं। सिर, गर्दन, धड़, हाथ, पैर, ये तो ठीक है, पर अंदर क्या है? आपने कैविटीज का जिक्र किया था, गुहाएं, वो क्या चीजें हैं? हाँ, कैविटीज मतलब शरीर के अंदर की खाली जगह। ये एक तरह से अंगों के लिए प्रोटेक्टिव केसिंग है, कवच की तरह। ओके, जैसे पीछे की तरफ, पीठ की तरफ है डॉर्सल कैविटी। इसमें हमारा सुपर कंप्यूटर यानी ब्रेन और उसकी मेन केबल, स्पाइनल कॉर्ड, सुरक्षित रहते हैं। और आगे की तरफ है वेंट्रल कैविटी। इसके भी दो मुख्य भाग हैं। ऊपर सीने में है थोरैसिक कैविटी। इसमें दिल और फेफड़े होते हैं, शरीर का इंजन रूम कह सकते हैं। और पेट वाला हिस्सा? हाँ, वो नीचे का हिस्सा, उसमें है एब्डोमिनल कैविटी। पेट, आंतें, लिवर, मतलब पाचन के ज्यादातर अंग यही हैं। अच्छा। और सबसे नीचे होती है पेल्विक कैविटी। हाँ। इसमें ब्लैडर और प्रजनन अंग होते हैं। जब डॉक्टर्स एक्सरे या सीटी स्कैन देखते हैं ना, हाँ। तो वो इन्हीं कैविटीज के अंदर अंगों की पोजीशन और हेल्थ को ही देख रहे होते हैं। कमाल है। अच्छा, अब एनाटॉमी में कुछ खास शब्द भी होते हैं दिशा बताने वाले। एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ, शुरू में लग सकते हैं, पर ये बहुत जरूरी है ताकि लोकेशन बिल्कुल सटीक बताई जा सके, चाहे मरीज किसी भी पोजीशन में हो। ओके। इनको समझने का आसान तरीका है शरीर को एक नक्शा मान लेना। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, जैसे हमारी नाक। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, जैसे हमारी पीठ। ठीक है। सुपीरियर यानी ऊपर की ओर, सिर की तरफ। इन्फीरियर यानी नीचे की ओर, पैरों की तरफ। और मीडियल मतलब शरीर के बीच की लाइन के पास, जैसे नाक चेहरे पर मीडियल है। और लैटरल मतलब बीच की लाइन से दूर, साइड की तरफ, जैसे कान चेहरे पर लैटरल है। अच्छा, तो ये एक तरह की स्टैंडर्ड जुबान है शरीर का पता बताने की। और वो प्लेन्स क्या होते हैं? सैजिटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स? हाँ, प्लेन्स मतलब शरीर को काल्पनिक रूप से काटने के तरीके, जैसे हम किसी फल को अलग अलग एंगल से काटते हैं ना। हाँ। सैजिटल प्लेन शरीर को दाएं और बाएं हिस्सों में बांटता है। फ्रंटल या कोरोनल प्लेन आगे और पीछे के हिस्सों में, और ट्रांसवर्स प्लेन ऊपर और नीचे के हिस्सों में बांटता है। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी मशीनें असल में इन्हीं प्लेन्स में शरीर की तस्वीरें लेती हैं। समझ गया। ये तो हुई बनावट की बात, स्ट्रक्चर की। अब थोड़ी मूवमेंट, हरकत की बात करते हैं। जोड़ों पर हरकतें होती हैं, जैसे हाथ को पास लाना, दूर ले जाना। बिल्कुल, शरीर की बीच की लाइन की तरफ किसी अंग को लाना कहलाता है एडक्शन, जैसे सावधान की पोजीशन में हाथ नीचे लाना। ओके, एडक्शन।
और बीच की लाइन से दूर ले जाना है एबडक्शन, जैसे हाथ को साइड से ऊपर उठाना। ठीक है। घूमने को रोटेशन कहते हैं, और जैसे हथेली को नीचे की तरफ घुमाना वो प्रोनेशन है, और ऊपर की ओर घुमाना सुपीनेशन। क्रिकेट में बॉलर का हाथ घूमता है, वो सर्कमडक्शन का उदाहरण है, जिसमें कई मूवमेंट शामिल हैं। और यहीं से फिजियोलॉजी का रोल शुरू होता है। सही कहा। मतलब ये हरकतें कैसे होती हैं, मसल्स कैसे काम करती हैं, नसें सिग्नल कैसे भेजती हैं? एकदम सही। एनाटॉमी ने बताया क्या है, फिजियोलॉजी बताती है कैसे काम करता है। दिल की बनावट वो एनाटॉमी है, लेकिन दिल का धड़कना, खून को पंप करना, ये सब फिजियोलॉजी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स एनाटॉमी है, पर खाना कैसे पचता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे अब्सॉर्ब होते हैं, वो फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी सिर्फ ऑर्गन्स तक की नहीं है, ये सेल्स लेवल पर भी है। हाँ, हर लेवल पर। सेल्यूलर फिजियोलॉजी देखती है कि एक सेल कैसे काम करती है। सिस्टम फिजियोलॉजी पूरे ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के काम को देखती है। और एक बहुत जरूरी ब्रांच है पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। पैथोलॉजिकल Exactly. मतलब बीमारी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। ये स्टडी करती है कि बीमारी की हालत में शरीर का नॉर्मल फंक्शन कैसे बदल जाता है, कैसे बिगड़ जाता है। जैसे डायबिटीज में क्या होता है, शरीर इंसुलिन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, ब्लड शुगर का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये एक पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी का क्लासिक उदाहरण है। तो मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजी समझे बिना बीमारी में क्या गड़बड़ हो रही है, ये समझना मुश्किल है। नामुमकिन है कह सकते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हेल्थ साइंसेस की ये बिल्कुल बुनियाद है। तो संक्षेप में कहें तो मानव शरीर छोटे छोटे हिस्सों से बना एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। एनाटॉमी उसकी बनावट बताती है, फिजियोलॉजी उसके काम करने का तरीका, और ये दिशाओं वाले शब्द, हरकतें, ये सब हमें इसे और गहराई से समझने में मदद करते हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी और फंक्शन यानी फिजियोलॉजी इतने गहरे जुड़े हैं, तो क्या कोई भी बीमारी सिर्फ एक चीज को असर कर सकती है, या हर बीमारी में चाहे छोटी हो या बड़ी, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में ही कुछ न कुछ बदलाव आता ही होगा? इस पर सोचेगा जरूर।